लर्निंग एंड मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हमने सिंपली कवर कर रहे थे कि आपका जो डीप लर्निंग है, उस डीप लर्निंग के अंदर जो बेसिक रूल है, उसका बेसिक फाउंडेशन लेयर यू कैन सी विच इज कॉल्ड एज परसेप्ट्रॉन। तो हमने परसेप्ट्रॉन देखा था कि परसेप्ट्रॉन क्या होता है, परसेप्ट्रॉन के अंदर का वर्किंग कैसे होता है। परसेप्ट्रॉन के अंदर का वर्किंग जब हम देख रहे थे स्पेसिफिकली, तब हमने एक चीज नोटिस किया था कि परसेप्ट्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मतलब कोई भी डीप लर्निंग का अगर आर्किटेक्चर तुम देखोगे तो उसके अंदर तुमको क्या मिलेंगे, यू विल बी फाइंडिंग द थ्री थिंग्स। एक रहेगा तुम्हारा इनपुट लेयर, सेकंड रहेगा तुम्हारा हिडन लेयर, एंड थर्ड रहेगा तुम्हारा आउटपुट लेयर। ठीक है, ये स्पेसिफिक चीजें कहीं पे भी जाओगे तो यू विल बी सीइंग दीज बेसिक थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमने देखा था कि एग्जैक्टली आपका एक सिंगल परसेप्ट्रॉन किस तरीके से वर्क होता है। हमने देखा था कि परसेप्ट्रॉन के अंदर दो चीजें होगी, एक हुआ समेशन होगा और दूसरा क्या होता है आपका, दिस इज योर एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, एक होता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन। तो स्पेसिफिकली एक चीज समझ लो, जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ, आई बी प्रिपेयरिंग इट एक्चुअली। मतलब मेरा लास्ट डे भी कंप्लीट नहीं हुआ था 100% प्रिपरेशन, लेकिन व्हाट आई एम टारगेटिंग, अब लेट्स सपोज आज का क्लास होगा तो आई इमीडिएटली अपलोड सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी, तो आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आई विल बी ट्राइंग टू फॉलो इट फ्रॉम टुडे एज वेल, कि थोड़ी थोड़ी थ्योरी में हर एक चीज की जैसे जैसे मुझे मिलता है जिस तरीके से, आई विल जस्ट अपलोडिंग, सो इट विल बी फॉर यू कि आप क्या कर सकते हो उसके रिलेटेड चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली समेशन इज क्लियर टू ऑल। समेशन क्या होता है, सिंपली आपका W1 x1 W2 x2 प्लस W2 जितने भी तुम्हारे इनपुट्स होंगे एंड जो भी तुम्हारे बायस हो, जो भी तुम्हारा बायस होगा, यू विल बी जस्ट मल्टीप्लाइंग weight with respect to that particular input feature, second weight, third weight with respect to that third feature, and आपका एंड में बायस है। एंड हमने एक चीज भी देखा था, ये किसके रिलेटेड होता है आपके, दिस इज रिलेटेड टू विथ योर लीनियर रिग्रेशन का जो भी हमने देखा था, लाइन के इक्वेशन के रिजेंबल्स ये स्पेसिफिकली चीज करता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने, दिस इज आल्सो मोस्ट, ये थोड़ा एमएल पे तो उसके नीचे थोड़ी देर बाद आते हैं। तो स्पेसिफिकली इफ यू जस्ट अप्लाई अ सिंगल परसेप्ट्रॉन, अगर आप सिर्फ एक ही परसेप्ट्रॉन अप्लाई करते हो पूरे डेटा के ऊपर, ध्यान से समझो, मतलब हमने देखा था कि दिस परसेप्ट्रॉन इज जस्ट नथिंग बट इज वर्किंग लाइक यूर लीनियर रिग्रेशन की तरह तुम्हारा काम करेगा। इट विल जस्ट क्रिएट अ लाइन, एक लाइन क्रिएट करेगा। लेकिन हमने देखा था कि, और हमने एक एग्जांपल भी देखा था स्पेसिफिकली, जहां पे क्या किया था, हमने एक डेटा सेट लिया था जहां पे दो अलग अलग तरह के कैटेगरीज थे, और हमने एक सिंगल परसेप्ट्रॉन विथ ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट लेयर, यहाँ पे हिडन लेयर कुछ नहीं है तुम्हारे डायरेक्टली। तो वो परसेप्ट्रॉन लेके हमने क्या किया था, प्लॉट करके देखा था, तो हमें दिखाई दिया था कि अगर तुम्हारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है तो परसेप्ट्रॉन अच्छी तरीके से क्या कर रहा है, तुम्हारा उसके ऊपर काम भी कर रहा है। ठीक है, बट व्हेन इट केम टू दी डेटा वेयर यूर डेटा इज नॉट लीनियरली सेपरेबल, अगर इस तरीके का डेटा अगर तुमको मिलता है कि जहाँ पे डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तब हम उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, विल बी यूजिंग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। मतलब एक ही परसेप्ट्रॉन का एक ही आउटपुट मिलता है, तो मल्टीपल परसेप्ट्रॉन अगर इंटरकनेक्टेड अगर हम करते हैं तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं आपका एमएलपी कहते हैं, आर्किटेक्चर अगर हम बनाएंगे तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज समझ लो आप लोग, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक परसेप्ट्रॉन, यहाँ पे जैसे इस एक परसेप्ट्रॉन ने अपनी एक लाइन बनाई थी, बैकएंड में यहाँ पे भी वही चीजें होने वाली, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हर एक परसेप्ट्रॉन के अंदर वो दो चीजें होंगी जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, हर एक का समथिंग कुछ ना कुछ तो आउटपुट रहेगा। हर एक परसेप्ट्रॉन इस डेटा के बेसिस के हिसाब से क्या करेगा, एक लाइन प्लॉट करेगा। ठीक है, ये परसेप्ट्रॉन कुछ इस तरीके से डेटा के ऊपर लाइन प्लॉट करेगा। इसको नीचे लेता हूँ मैं, तो एक नया ही लेता हूँ, तो इट विल बी लेट्स सपोज आपके पास यू हैव सम सॉर्ट ऑफ डेटा, जहाँ पे इस तरीके का कुछ तो डेटा है पहले कैटेगरी का,
एंड दूसरे कैटेगरी का पकड़ के चलो कुछ, तो इस तरीके का डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर ये डेटा सेट तुम्हारे पास है तो ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्टली कि तुम इसको क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट कैटेगराइज इट विद द हेल्प ऑफ सिंगल लाइन से कैटेगराइज नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन लगाया। तो हर एक परसेप्ट्रॉन इस डेटा को जब भी उससे पास किया जाएगा, ये क्या करेगा, अपनी खुद की एक लाइन बनेगा। लेट्स सपोज पहला परसेप्ट्रॉन है, उसने इस डेटा को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया। दूसरा परसेप्ट्रॉन होगा जो इस डेटा को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करेगा। तीसरा परसेप्ट्रॉन होगा जो इस डेटा को लेट्स सपोज समथिंग लाइक दिस इस तरीके से कैटेगराइज करेगा। मतलब जितने परसेप्ट्रॉन होंगे ना, वो सारे के सारे परसेप्ट्रॉन अपने अपने हिसाब से इस डेटा के ऊपर कैटेगराइज करेंगे। और मैंने आपको एक चीज बोला था कि देन एट द एंड स्पेसिफिकली इट विल डू द स्मूथनिंग। स्पेसिफिकली स्मूथनिंग होता है, स्मूथनिंग सिंपल पकड़ के चलो, क्या होगा आपका जो भी चलो जो भी है सारा का सारा चीज, मतलब ये सारा का सारा आउटपुट लेके क्या करेगा, इट विल जस्ट क्रिएट अ फाइनल डिसीजन बाउंड्री। यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लियर कट क्लासिफिकेशन आपको दिखाई देगा। तो दिस विल बिकम योर फाइनल डिसीजन बाउंड्री बेस्ड ऑन ऑल द इनपुट फ्रॉम द ऑल द परसेप्ट्रॉन। और लास्ट टाइम जो हमने चीज देखा था, कौन सा वाला, जहां पे हमने क्या देखा था, टेंसर फ्लो वर्कस्पेस, याद है ना आपको? यस सर। यस, तो वहां पे हमने प्लेग्राउंड। मैन्युअली भी हमने मैन्युअली मतलब हमने वहां पे भी जाके देखा था, क्या देखा था वहां पे भी जाके हमने कि किस तरीके से क्या होता है। आप क्या कर सकते हो, हर एक मतलब जो मैंने तुमको अभी जो चीज बताई, सेम चीज यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे हमने इस चीज स्पेसिफिकली किया था कि ये जो परसेप्ट्रॉन है स्पेसिफिकली, ये इस डेटा को कैसे कैटेगराइज कर रहा है, इस लाइन से कैटेगराइज करा है। ये जो परसेप्ट्रॉन ने उस तरीके से किया, हर एक परसेप्ट्रॉन ने अपने अपने हिसाब से डेटा को कैटेगराइज किया, और एंड में जाके क्या हो रहा है, हमें अच्छी तरीके से फुल कैटेगराइजेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट कैन बी इजीली विजुअलाइज बाय दिस पर्टिकुलर टेंसरफ्लो बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल न्यूरॉन कनेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं, और हमें क्या होता है, आउटपुट मिलता है। उसके बाद हमने देखा था कि ठीक है भाई, कि न्यूरॉन तुमने फुल्ली कनेक्टेड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बना लिया, लेकिन वर्किंग किस तरीके से होता है उसके लिए हमने स्पेसिफिकली देखा था कि हर एक न्यूरॉन, जैसे कि इनपुट लेयर हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से देखा था, हर एक इनपुट लेयर में जो भी आपका स्पेसिफिकली एक इनपुट है, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक वेट असाइन करते हैं हर एक इनपुट के रिलेटेड। एंड इट इज, यू कैन सिंपली रिजेंबल दिस विद द हेल्प ऑफ, आपका हमने क्या देखा था, मशीन लर्निंग के अंदर जो लाइन प्लॉट किया था उसका जो एम था, ठीक है। एम मतलब क्या था, एक मिनट। हाँ, एम क्या था आपका स्पेसिफिकली, स्लो। स्लोप। स्लोप था, हाँ, मतलब स्लोप इन द सेंस वो भी वेट ही कह सकते हो। तो वो जो स्पेसिफिक वेट है आपका, वो आपको क्या बताता था, हमें वो वेट ये बताता था कि किसी भी फीचर के रिलेटेड जितना स्लोप की वैल्यू ज्यादा, ज्यादा मतलब क्या, स्लोप मतलब क्या था आपका, इस तरीके का, अगर ये है तो स्लोप ज्यादा, ये है तो स्लोप कम है, कम है, हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप तुम्हारा जीरो है। तो अगर स्लोप जीरो है तो हम सिंपली तरीके से कह सकते थे कि भाई किसी भी मॉडल का अगर स्लोप की वैल्यू जीरो है तो इनपुट में कुछ भी चेंज कर दो, आउटपुट में हमेशा क्या मिलेगी, विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू तुमको मिलेगी, करेक्ट। तो अगर फिक्स वैल्यू मिल रही है तो वो पर्टिकुलर कॉलम उसका वेट उसका स्लोप अगर बहुत ही कम है तो आइडियली क्या होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी contribute while predicting the model output, करेक्ट, सही है ना। सेम चीज विल बी यस सर। एप्लीकेबल, सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ना बहुत खिचड़ी है। खिचड़ी का मतलब क्या है कि बहुत सारे वेट, ये तो मैंने एक सिंपल आर्किटेक्चर तुमको बना के दिया है कि भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए, तीन ही इनपुट लिए हैं, एंड फर्स्ट हिडन लेयर में हमने तीन ही न्यूरॉन लिए हैं, सेकंड हिडन लेयर में हमने दो ही न्यूरॉन लिए, लास्ट में हमने एक लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर हो सकते हैं सर, कैसे डिसाइड करेंगे, जिस हाइपर पैरामीटर कितने कितने तुम्हारे
हिडन लेयर में कितने पैरामीटर्स होने चाहिए, दिस इज द हाइपर पैरामीटर। लेकिन लेट्स सपोज ये केस अगर हम देखते हैं तो हमने ये चीज भी देखा था कि तीन मेरे पास इनपुट है, तीन मेरे पास तुम्हारे हिडन लेयर्स हैं, तो सॉरी फर्स्ट हिडन लेयर में तीन मेरे पास न्यूरॉन है, सेकंड हिडन लेयर में मेरे पास यहाँ पे दो न्यूरॉन्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से हर एक वैल्यू को हर एक न्यूरॉन के साथ क्या करते हैं, हर एक न्यूरॉन को क्या करते हैं, पास करते हैं इसकी वैल्यू। x2 की भी वैल्यू हम किसको पास करेंगे, तीनों के तीनों न्यूरॉन को पास करेंगे। x3 की भी वैल्यू तीनों के तीनों न्यूरॉन को पास करेंगे। तो हर एक लाइन जो यहाँ पे बन रही है, x1 का इनपुट अगर मैं पहले न्यूरॉन को दे रहा हूं तो इट मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ वेट, उसको एक वेट असाइन करके दिया जाएगा, सेकंड को एक वेट असाइन करके दिया जाएगा, थर्ड को एक वेट है। ये वेट कैसे असाइन होते हैं, इट इज सिमिलर एज ऑफ योर ग्रेडिएंट डिसेंट में जो हमने एमएनसी के वैल्यूज फाइंड आउट किए थे, उसी तरीके से ये पहले रैंडमली वेट असाइन होंगे। एक बार रैंडमली सारे के सारे वेट असाइन हो गए, सारे के सारे कैलकुलेशंस होने के बाद यहाँ पे आपका समेशन होगा, ठीक है, W1 x1 प्लस W22 x1 ये सारा का सारा चीज होके यहाँ पे सॉरी W22 x2 ये सारा का सारा चीज यहाँ पे होके क्या होगा, इसका कुछ तो एक सिंगल आउटपुट आएगा। वो आउटपुट विद द हेल्प ऑफ एक ही आउटपुट आएगा, ये चीज ध्यान से समझ लो, इसका एक आउटपुट आएगा। मतलब जैसे इस न्यूरॉन को एक इनपुट यहाँ से मिल रहा था, वैसे इस आउटपुट विद दिस पर्टिकुलर वेट विल बी पासिंग हियर, दूसरे न्यूरॉन का एक सिंगल आउटपुट विद दिस पर्टिकुलर विल बी पासिंग टू हियर, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड क्लियर दिस पर्टिकुलर कि हाँ ये चीज होता है। तो हमने नोटेशन भी देखे थे किस तरीके से आपको वेट नोटेशन किस तरीके से देने हैं, हर एक लेयर के रिलेटेड था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैक प्रोपोगेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। एंड जब जैसे मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या कर रहे थे, एमएनसी की वैल्यूज हम क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे ना, एमएनसी की वैल्यू अपडेट कर रहे थे, उसके लिए वो अलग प्रोसेस था। यहाँ पे भी हम ग्रेडिएंट डिसेंट यूज करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा स्पेसिफिकली, लेकिन होता क्या है, विल बी डूइंग बैक, यहाँ से हम फिर से बैक जाके हर एक वेट का क्या करते हैं, हम वेट अपग्रेड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वेट अपग्रेडेशन की, इसको हम कहते हैं बैक प्रोपोगेशन, ठीक है। स्पेसिफिकली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीप लर्निंग के अंदर ये चीज आएगा। तो बैक प्रोपोगेशन कैलकुलेशन हम कल के लेक्चर में देखेंगे, विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार तुमको फॉरवर्ड मतलब ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि एक चीज समझ लो, इसके आगे कहीं पे भी जाओगे सिर्फ तुमको न्यूरल नेटवर्क ही आने वाला है, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो टर्म मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रीजन गाइस, स्पेंडिंग द टाइम टू एक्सप्लेनिंग यू दीज थिंग्स मोर देन 1 2 3 टाइम्स इज दिमाग में फिट बैठना चाहिए किस तरीके से वेट असाइन होते हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया था, फिर सिंपली एक तरीके से मैंने तुमको एक थोड़ा सा ग्राफ भी बना के दिया था कि भाई इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, ट्रेनेबल पैरामीटर काउंट कर सकते हो कि इनपुट लेयर से पहले हिडन लेयर में कितने हैं, 3 है, तो पहले इनपुट 4 है, हिडन लेयर में 3 है, तो 4 फिगर 12 इस तरीके से। और उसके जितने तुम्हारे क्या रहेंगे, न्यूरॉन्स रहेंगे, उतने तुम्हारे क्या रहेंगे, तुम्हारे बायस रहेंगे, तो उतने बायस तुम उस लेयर के लिए ऐड कर दो। इस तरीके से इस पर्टिकुलर पहले इनपुट से पहले हिडन लेयर तक मेरे पास कितने पैरामीटर हो गए टोटल ट्रेनेबल, 15 पैरामीटर हो गए। सेकंड मतलब फर्स्ट हिडन लेयर टू सेकंड हिडन लेयर, यहां से यहां तक 3 2 6, ये 2 बायस एंड ये टोटल पैरामीटर 8। एंड लास्ट केस में मेरे 2 वेट 1 बायस, इस तरीके से मेरे 3। सो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हमारे पास टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर कितने आ गए, 26 ट्रेनेबल पैरामीटर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर, यस सर। ठीक है। नाउ सेकंड सेगमेंट में हम एंटर किया था कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से क्या होता है आपका एक एमएलपी सिंगल हमने ट्राई करके किया था, क्या किया था हमने, कोलैब इधर किधर गूगल एमएलपी, हाँ 2 चीजें हैं। आप में से सब लोग आपका अकाउंट कर पाए क्या, टेंसरफ्लो लोकली इंस्टॉल कर पाए,
कितने लोगों ने Yes. टेंसर फ्लो इंसर्ट किया? जस्ट Yes, रेज sir. योर हैंड लोकली, दो, जस्ट रेज योर हैंड कि मुझे चेक करना है कि लोकली टेंसर फ्लो कितने लोगों का इंस्टॉल हो चुका है। 6 7, ठीक है। हैव यू इंस्टॉल्ड इट इन अ एनवायरनमेंट और यू जस्ट इंस्टॉल्ड लोकली सब जगह पे? Environment create. एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, तो आर यू एबल टू ओपन दैट एनवायरनमेंट एंड उसके अंदर इंपोर्ट करके जुपिटर नोटबुक ओपन करके ट्राई किया? Yes, sir. Yeah. इज इट वर्किंग? आई Yes, थिंक sir. किसको प्रॉब्लम आ रहा था लास्ट टाइम? अर्चना को प्रॉब्लम आ रहा था क्या लास्ट टाइम? नहीं, अश्विनी को पता, अश्विनी। अश्विनी को आ रहा था। हो गया क्या आपका सॉल्व प्रॉब्लम? सर वो तो हो रहा है, पर कर्नल जो है ना वो हाँ। सिलेक्ट करने के लिए जो कर्नल हमें करना था ना इंस्टॉल, वो नहीं हो रहा है। नहीं देखो, अगर आप डायरेक्टली उसके अंदर जुपिटर नोटबुक ओपन करके इंपोर्ट हो रहा है दैट इज फाइन। हो रहा है क्या वो हाँ, चीज? उतना उतना हो रहा है। मतलब आपकी जुपिटर नोटबुक हो रही है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो भी हो रहा है, दैट इज फाइन। यस सर। हाँ ठीक है, फिर छोड़ दो, फिर उसकी जरूरत नहीं। वो द प्रोसेस दैट आई हैव टोल्ड यू दिस इज लिटिल बिट फॉर दोस। मेरे केस में क्या हो रहा था, मेरे केस में मेरे पास बहुत सारे एनवायरनमेंट है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली आईडी कौन सी किसका एनवायरनमेंट का है। तो दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट फाइंड आउट सम अनदर वे कि भाई जब तुम कर्नल इंस्टॉल करोगे तो वो कर्नल का नाम भी डाल के, मतलब ऐसे आरएनडी कर रहा था मैं, इसलिए मैंने आप लोगों के पास वो चीज दिया था। इफ दैट इज नॉट वर्किंग, उसको लीव कर दो, जैसे चालू जुपिटर नोटबुक ओपन करके ये कोड तुम वहां पे कर सकते हो। बट why it is important doing inside the virtual environment, जब भी इंडस्ट्री के अंदर जाओगे you will be creating some sort of environment, तो आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। तो I urge everyone to just create an environment, उसके अंदर environment create करके क्या करो, जो भी डिपेंडेंसीज है वो जस्ट इंस्टॉल करो, जैसे लगेंगे वैसे वैसे एक एक करके तुम इंस्टॉल कर सकते हो। एंड एवरी टाइम यू विल बी डूइंग एक चीज उसमें, मतलब बहुत कॉमन है। आई वांट टू जस्ट टेल यू कि लेट सपोज आपने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कौन से फोल्डर में? कौन से फोल्डर में हमने किया था? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किया था, यहाँ पे, यहाँ पे किया था, टेंसर फ्लो ही किया था ना हमने उसको। यस सर। या डीएल Yes. किया था। पाइथन मेरा चल नहीं रहा था तब, शायद से मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया था CFD। तो कभी भी वो एनवायरनमेंट का लोकेशन कहाँ पे है, वहां पे पहले तुम्हारी डायरेक्टरी लेके चले जाओ। लेट सपोज ये टेंसर फ्लो है, ये यहाँ पे है, इसको मैं दूसरी जगह से एक्टिवेट कर सकता हूँ क्या? मुझे अगर टेंसर फ्लो एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे मैं लिखूँ क्या? अभी एक्टिवेट टेंसर फ्लो करके नहीं चलेगा। एक्टिवेट करने के लिए मेरा ये पाथ कहाँ पे होना चाहिए? उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर। लेट मी चेक, हमारा कुछ ओपन है, ये फ्राइडे से ओपन है, ठीक है। कुछ तो किया है, एक मिनट, मैं आई एम जस्ट चेकिंग कि एनवायरनमेंट कहीं पे दिखता है क्या। मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पे किया था, ठीक है छोड़ दो। तो आपको हर बार क्या करना पड़ेगा वो समझ लो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यस, टेंसर फ्लो यहाँ पे है, तो हम टेंसर फ्लो में ही है। अगर टेंसर फ्लो में है तो इसके रिलेटेड कोई ओपन है क्या? होनी चाहिए MLP। ठीक है छोड़ दो। ठीक है, तो सिर्फ एक चीज समझ लो, जब कभी भी तुमको एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना है तो हर बार नया क्रिएट करोगे क्या? अभी नहीं। एक बार जिस किसी फोल्डर में तुमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया, लेट्स सपोज जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर डे 1 में एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? हर बार क्या करना पड़ेगा? जस्ट यहां से क्या करो, टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से टर्मिनल ओपन कर सकते हो। उस एनवायरनमेंट को एक्टिव कैसे करते हैं? एनवायरनमेंट का नाम तो टेंसर फ्लो, टैब दबाओ अपने आप आ जाएगा। उसके बाद क्या रहता है आपका? स्क्रिप्ट्स, और उसके बाद एक्टिवेट, ठीक है। इसको एक बार तुमने एक्टिवेट कर लिया तो यहाँ पे तुमको पता चलेगा तुम्हारा टेंसर फ्लो का एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया है। लेकिन अब जो तुम्हारी फाइल है वो कहाँ पे है? वो फाइल मेरी किसी दूसरे फोल्डर में है। लेट्स सपोज वो फाइल मेरी कहाँ पे है? ये इस लोकेशन पे है, लेकिन ये लोकेशन तो अलग है। तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो? यू कैन यहाँ से cd ये फाइल का लोकेशन, या फिर cd डॉट डॉट करके बैक चले जाओ, एंड उसके बाद कहाँ पे चले जाओ?
2000 उस लोकेशन के ऊपर चले जाओ, 10:30 था ना, ठीक है। डेट टू क्या बोल रहा है, सीडी लिखा गया, सॉरी सीडी लिखा था, सीडी नहीं लिखा था, 2025 सीडी 2025_10_30, ठीक है। तो अब देखो आप कहाँ पे आ गए तुम, जहां पे तुम्हारी एग्जिस्टिंग फाइल अवेलेबल है वहां पे। तो अब जब यहां से तुम जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे, ठीक है, तो ये नोटबुक के लिए तुम्हारा क्या होगा, ये टेंसर फ्लो का जाओ जाओ जल्दी जाओ, ये प्रोसेस समझ लो, 2-3 बार करने के बाद अपने आप ही तुमको ये प्रोसेस आ जाएगी। लेट्स सपोज मैंने ये एमएलपी ओपन किया है एंड कर्नल यहाँ पे देखो अभी IPYNB है, तो मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करूंगा। तो ये देखो पाइथन टेंसरफ्लो नाम का मैंने इसको देके रखा था, तो इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जहां से ये कर्नल को मेरे सेलेक्ट हो गए। क्लियर है ये चीज सबको, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी प्रोसेस आगे कर सकते हो। मैंने क्यों नहीं किया था, मैंने प्रॉब्लम बताया था, आई हैव फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इशू, मेरा पाइथन ही थोड़ा सा करप्ट हो गया, तो मुझे फिर से आई थिंक रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। आई नीड टू वर्क ऑन दैट बट आई डिडंट गेट टाइम, सो मैंने दूसरा रास्ता पकड़ा था, विच इज द सिंपलेस्ट वन। क्या था वो, गूगल कोलैब। सिंपली सारे के सारे लाइब्रेरीज अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इसको सिर्फ रन करेंगे। रन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, आपका हर्ट डेटा सेट ऐड किया था। अब देखो यहाँ पे सेकंड टाइम कर रहा हूँ, इट इज नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सैंपल मैनुअल टेस्ट, यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, हर्ट का डेटा, यही है क्या, नहीं डेटा सेट के देखो, डेटा 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 सेट डेटा सेट डेटा सेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हर्ट का डेटा सेट हमने ऐड किया था, ठीक है। तो जैसे ही ये हर्ट का डेटा सेट ऐड किया, इसको रन करो, ये रन हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये तो अभी हाँ, यू नीड टू परफॉर्म दी नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन करोगे तो सारे के सारे वैल्यू किसके रेंज में आ जाएंगे तुम्हारे, -32 + 3 0 to 1. यस, किसके बीच में आ जाएंगे, 0 to 1 के बीच में। स्टैंडर्डाइजेशन करोगे तो किसके बीच में आ जाएंगे तुम्हारे, -3 to +3 के रेंज में। मैक्सिमम 90% वैल्यू तुमको इस रेंज में देखने को मिलेगी। तो हमने क्या किया था, उसके बाद जो तुम्हारा डेटा था उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया। ट्रांसफॉर्म के बाद हमने डेटा को स्प्लिट कर लिया। उसके बाद ट्रेनिंग का साइज हमने देखा था। उसके बाद हमने टेरा से सिक्वेंशियल इंपोर्ट किया एंड डेंस हमने इंपोर्ट किया स्पेसिफिकली। इसका पर्पस ये है कि वी नीड टू क्रिएट बिल्ड अ मॉडल स्पेसिफिकली, और वो मॉडल बिल्ड करने के बाद हमें उसके अंदर लेयर्स ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने एक हिडन लेयर ऐड किया था, जिसके अंदर कितने ऐड किए थे तुम्हारे, क्या बोलोगे इसको, हम्म, देखो, you need to have some sort of terminologies as well. Terminologies I'll just add over here one more part, जिसमें मैं एक एक करके थ्योरी भी ऐड करते चलूंगा। 2025 10 not 10 11 03 day, ठीक है। तो इसके अंदर व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट एडिंग जो भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे चलेंगे, मैं बोल रहा चलूंगा आगे टू बी डॉक्यूमेंटेड समवेयर। तो जहां पे भी डॉक्यूमेंट होंगे, जहां पे भी डॉक्यूमेंटेड होंगे, वहां पे आई विल जस्ट ऐड ट्राई टू ऐड सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी। ऑलवेज डेली बेसिस के ऊपर आई ऐड सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी, ठीक है। तो सिंपल तरीके की अगर हम बात करोगे तो विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम रियल टर्म, ठीक है, ठीक है। तो रियल टर्मिनोलॉजीज में स्पेसिफिकली हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा, मॉडल स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। मॉडल स्ट्रक्चर इसकी, और
मॉडल स्ट्रक्चर, तो मॉडल स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा था हमने? सबसे पहले क्या रहता है आपका? इनपुट फीचर्स, ठीक है, इनपुट फीचर्स बोल सकते हो, इनपुट लेयर भी तुम बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद मतलब यहाँ पे क्या रहते हैं आपके? फीचर्स रहते हैं x1, x2, x3, लाइक दिस। उसके बाद सेकंड चीज रहता है, सेकंड चीज रहता है आपका, क्या रहता है? इनपुट फीचर्स या लेयर्स, इसी को बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद रहेगा आपका हिडन लेयर। हिडन लेयर कितने हो सकते हैं? 1 और मोर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड रहेगा आपका आउटपुट लेयर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या क्या लगेगा, ये जनरल टर्म्स को है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, लेट सपोज न्यूरॉन। न्यूरॉन को ही नोड भी कहा जाता है बहुत जगह पे। एंड हमने यहाँ पे देखा था स्पेसिफिकली कोड के अंदर, क्या देखा था कोड के अंदर हमने? कि जब हमने स्केल ये दिया था, जब मुझे नोड ऐड करने थे, तो मैंने क्या ऐड किया था यहाँ पे? क्या यूनिट्स बोला था ना स्पेसिफिकली, कौन सा यूनिट है? तो यूनिट मतलब क्या है? विच इज नथिंग बट आपका न्यूरॉन ही कहिएगा, ठीक है। यस, उसके बाद हमने देखा था वेट देखा था, एंड उसके बाद बायस देखा था। ये बेसिक थिंग मॉडल स्ट्रक्चर के रिलेटेड था, ठीक है। अब सेकंड चीज जो है न्यूरॉन की, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो हमने देखा था कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन के अंदर दो चीजें होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है आपका समेशन, एंड दूसरा होता है आपका एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो जब भी तुम एक्टिवेशन फंक्शन की बात करोगे, एक्टिवेशन फंक्शंस, तो देर आर बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस है, लेकिन हम जो देखेंगे आगे चल के भी दो एक्टिवेशन फंक्शन, एक पता है हमें कौन सा, ठीक है, सिग्मॉइड एक्टिवेशन, सिग्मॉइड सेकंड है आपका रेलो यू एक्टिवेशन फंक्शन है। उसके बाद थर्ड है आपका टैन एच एक्टिवेशन फंक्शन है। उसके बाद आपका फोर्थ में आता है रेकिले रेलो नाम और पटांगे, लेकिन ठीक है चलेगा। फिफ्थ है आपका सॉफ्टमैक्स, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, और भी होंगे बट अभी के लिए दीज आर द गुड फॉर अस, ठीक है। इतने सारे एक्टिवेशन फंक्शंस, तो इसमें से सर कौन सा कब यूज करना है, क्या करना है, आई विल टेल यू इन डिटेल। बट अभी के लिए जो हमने एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है, दैट इज द व्हिच वन वी हैव यूज्ड, वी यूज्ड द सिग्मॉइड sigmoid फंक्शन हमने अभी तक यूज किया है। नाउ द क्वेश्चन केम इन माइंड, व्हाट एग्जैक्टली द एक्टिवेशन फंक्शन इज। एक्टिवेशन फंक्शन होता क्या है, ये करता क्या है? हाई लेवल पे तुमको एक पता है, ध्यान से समझ लो। एक्टिवेशन फंक्शन एक चीज है जो डिसाइड करेगी whether your neuron should activate or not। आप जनरली ये टर्म बहुत बार सुनोगे, न्यूरॉन शुड एक्टिवेट और नॉट, या फिर इसी को बोलते हैं न्यूरॉन फायर करेगा। क्या क्या न्यूरॉन फायर करेगा कि नहीं? फायर मतलब न्यूरॉन शुड फायर और नॉट फायर, इससे भी टर्मिनोलॉजी हम कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो फायर एंड नॉन फायर मतलब सिंपली पकड़ सकते हो तुम एक चीज की, एक गेट कीपर की तरह काम करता है। इनपुट आएगा, ठीक है, उसको चेक करेगा कि इसको नेक्स्ट लेयर में आगे भेजना है कि नहीं, या फिर इसको कैटेगराइज किस में करना है, इस तरीके का, ठीक है। हमें एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत क्यों, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि जब हमने स्टार्टिंग में किया था, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी गेटिंग द नॉन लीनियर डेटा। हमारा जो रियल लाइफ का प्रॉब्लम होगा उसमें लीनियर डेटा मिलेगा क्या हमें? एकदम अच्छा डेटा है, कैटेगराइज होने के, कैसे कैटेगराइज हो रहा है आपका? बहुत ही एकदम सटीक लाइन जा रही है जिससे सिंपल कैटेगराइजेशन पॉसिबल होगा? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर तुम if you are not providing some sort of activation function, then इसके अंदर जो मैंने बोला था आपको, कर्व्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, जो फिर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रहेंगे, ठीक है, जहां पे नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज हैं, ये सारी चीजों को न्यूरॉन को मदद करने के लिए वी विल बी हैविंग क्या? एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन स्पेसिफिकली दो तरीके होते हैं, ओके।
एक तरीका है एक्टिवेशन फंक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। दूसरे जो होते हैं तुम्हारे एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं। तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन मतलब जो ऊपर, दिस इज द बेस्ट सिंपल वन, इसका सिंपल आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इस तरीके का इसका रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटपुट निकलेगा। एंड नॉन लीनियर जो बोलेंगे तो नॉन लीनियर जो इतने जो हमने देखे सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या है तुम्हारे नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस है, ठीक है। तो जो भी अगर तुम्हारा डेटा लीनियर, एक चीज समझ लो गाइस, और एक बात, डीप लर्निंग अच्छा काम करता है इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक प्रॉब्लम के ऊपर तुम क्या करोगे, डीप लर्निंग को अप्लाई करोगे। अगर तुम्हारा डेटा लीनियरली सेपरेबल है, ठीक है, डेफिनेटली विच वन विल वर्क्स बेटर, एमएल आपको कम कॉस्टिंग में अच्छा रिजल्ट देगा रादर देन गोइंग फॉर द डीप लर्निंग, ये चीज, ठीक है। तो सिर्फ ये जो तुम्हारा लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होता है ये यूज क्यों नहीं, क्योंकि हमने कैटेगराइज क्यों नहीं किया उसके अंदर, ये बहुत ही रेयरली डीप लर्निंग में यूज होते हैं, ठीक है। एंड मतलब ये तो बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड भी होंगे एंड लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम में ही वो काम में आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा डेटा थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स हो गया, नॉन लीनियर हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे कोलैप्स हो जाएंगे, ये अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा। इसीलिए देन केम इन पिक्चर क्या आता है आपका, नॉन लीनियर सिग्मॉइड फंक्शंस आते हैं। उसमें सबसे पहला नॉन लीनियर सिग्मॉइड फंक्शन कौन सा है आपका, व्हिच इज कॉल्ड एज योर सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन जो है स्पेसिफिकली सिग्मॉइड का फॉर्मूला क्या देखा है हमने, सिग्मॉइड फंक्शन पहली बार पढ़ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर सिग्मॉइड फंक्शन, हाँ, लॉजिस्टिक फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या देखा था हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या जेड इज इक्वल टू जो कुछ भी कहोगे 1 डिवाइडेड बाय 1/1, सिंपली भी करोगे तो z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस z। लीनियर रिग्रेशन में लॉजिस्टिक में जब हमने देखा था तो यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस y बोला था, क्योंकि वहां पे जो y था वो y क्या था हमारा mx प्लस c था। यहाँ पे जो z है हमारा क्या है w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस डायरेक्टली अभी के लिए y से, इसीलिए यहाँ पे हम z को डिनोट करेंगे, ठीक है। ये करता क्या है स्पेसिफिकली, ये सारे डेटा पॉइंट को क्या करता है, कन्वर्ट करेगा। कहां से कहां तक कन्वर्ट करेगा, 0 to 1। 0 to 1, मतलब हमें स्पेसिफिकली क्या मिलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटीज मिलेंगे। और वो प्रोबेबिलिटीज हमने देखी भी थी, कहाँ पे देखी थी ये प्रोबेबिलिटीज हमने, ये प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ पे देखी थी कि हमने सीक्वेंशियल लेयर ऐड किया था, उसके बाद हमने टोटल पैरामीटर किए, इसको रन करना ही पड़ेगा, अभी रन किया गया हमने, हाँ ठीक है। उसके बाद हमने सीक्वेंशियल ऐड किया लेयर्स, यू कैन ऐड मोर लेयर, एक दो लेयर ऐड करके भी देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमने कंपाइल किया था जहां पे हम स्पेसिफिकली पास करेंगे। अब व्हाट इज दिस, ये लॉस लिखा है, व्हाट इज दिस लॉस स्पेसिफिकली, लॉस फंक्शन इज द फंक्शंस गाइस, मतलब जो टर्म्स के अंदर तुमको आएगा, I'll add few sort of theory over, जस्ट लिस्ट करते चलते हैं एक एक करके, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे क्या करेंगे उसको आप एक एक करके लिखेंगे। जस्ट 1 मिनट, क्या देखा हमने अभी, ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। अभी ऑप्टिमाइजर स्पेसिफिकली क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजर पकड़ के, व्हाट इज ऑप्टिमाइजर, कुछ देखा है हमने, कुछ बोला था मैंने इसके पहले ऑप्टिमाइजर को, व्हाट इज ऑप्टिमाइजर, बोला था लास्ट लेक्चर में, Adjust to weight ग्रेडियंट, the loss. हाँ, मतलब ऑप्टिमाइज करना है कुछ, तो क्या ऑप्टिमाइज करना है स्पेसिफिकली, ये जो तुम्हारे वेट्स एंड बायस है ना, वेट्स हैं, वो ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइज करना है मतलब तुम्हारे कॉस्ट फंक्शन को क्या करना है, हमें कम करना है। तो ये सेम चीज हमने
लीनियर रिग्रेशन के अंदर किया था गाइस। लीनियर रिग्रेशन में हमने लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने क्या किया था स्पेसिफिकली आपका, लीनियर लॉजिस्टिक में जब हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम अप्लाई किया था उस टाइम पे हमने क्या किया था, आपका जो लॉस फंक्शन था कौन सा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, लॉस फंक्शन लॉग लॉस लॉग लॉस फंक्शन। तो सेम फंक्शन हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, टर्मिनोलॉजी क्या है लॉग लॉस को, यहाँ पे इट इज कॉल्ड एज लॉस फंक्शन, ठीक है। सिर्फ क्या है यहाँ पे ऑप्टिमाइजर्स, उसके बाद लॉस। लॉस में स्पेसिफिकली हम क्या देखेंगे, व्हाट विल बी डिफाइनिंग हो रही है लॉग लॉस, और उसी को डीप लर्निंग के अंदर क्या कहा जाता है, बाइनरी Binary cross entropy. बाइनरी क्रॉस, एंट्रोपी। ठीक है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इसको कहा जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो तो ऑप्टिमाइजर एक चीज समझ में आ गई कि ऑप्टिमाइजर जो होता है स्पेसिफिकली इट विल टीच आवर न्यूरॉन टू किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। इसकी जरूरत क्यों है, हर एक वेट एंड तुम्हारा बायस है उसको किस तरीके से अच्छा करने के बाद मुझे रिजल्ट्स में एक्यूरेसी और अच्छी मिलेगी, ये तुम्हारा काम क्या करेगा, कौन करेगा ये तुम्हारा काम, ऑप्टिमाइजर काम करेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर बहुत सारे तरीके के ऑप्टिमाइजर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अभी लॉस फंक्शन का मतलब है कि तुम्हारा लॉस मतलब जैसे मशीन लर्निंग के अंदर कौन सा था हमारा लॉस फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन, सॉरी लीनियर रिग्रेशन में एमएससी एमए था स्पेसिफिकली, ठीक है। सेम तरीके से लॉजिस्टिक में क्या था हमारा लॉग लॉस था उस तरीके से। तो लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज सबसे पहले अगर मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन लीनियर रिग्रेशन में अगर तुम डीप लर्निंग में भी आओगे तो भी तुमको क्या मिलेगा, एमएससी एमएई ये रिग्रेशन के लिए एंड तुम्हारे क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी, बहुत सारे हैं, एंड दिस लिस्टिंग फ्यू व्हिच आर द इंपॉर्टेंट जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होंगे, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड रहेगा आपका ऑप्टिमाइजर, ठीक है। ऑप्टिमाइजर में मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स होते हैं, जैसे एक हमें पता है, कौन सा पता है हमें, हमें ग्रेडियंट डिसेंट पता है विच इज द ऑप्टिमाइजर, जो क्या करता है तुम्हारे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम करने का ट्राई करता है, ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमाइजर यूज होगा दैट इज योर कॉल्ड एज एसजीडी। एसजीडी मतलब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट के 3-4 टाइप है, उसमें से वन ऑफ द टाइप इज स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। दूसरा एक ऑप्टिमाइजर जिसका नाम है एडम करके है, उसका उसके बाद है कि आपका आरएमएस प्रॉप करके एक है, ठीक है, एंड उसके बाद एडागार्ड करके, ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में एक एक करके ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली हम जो चीज देख रहे हैं कि मैं जो तुमको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि हम इस न्यूरल नेटवर्क को स्टार्टिंग से लेते हैं, वन फॉरवर्ड पास स्पेसिफिकली जाएगा, उसमें ये जो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो हमने ऑप्टिमाइजर पास किया था, उसके बाद हमने क्या पास किए थे, हमने दिया था आपका इपॉक्स। इपॉक्स का मतलब क्या बोला था मैंने आपको, व्हाट इज इपॉक, इपॉक का मतलब होता है वन फुल पास थ्रू ट्रेनिंग डेटा। जितनी भी तुम्हारे रोज हैं, अगर 100 रोज है, सॉरी कितने 100 रोज है, तो 100 के 100 रोज जब पास होंगे तुम्हारे कहाँ से, और इसको हमने ये चीज भी करके दिखाया था, मैंने आपको क्या करके दिखाया था इसके लिए, पहले हमने कितने इपॉक लिए थे 10। व्हाट डज इट मीन 10 इपॉक लिए थे, उसका मतलब क्या था, 10 बार डेटा पास कर, 10 टाइम डेटा पास। आपका पूरा डेटा कितनी बार पास होगा, 10 बार। पहले इपॉक में सारा का सारा डेटा पास होगा, सेकंड इसमें पास होगा, थर्ड इसमें पास होगा, ठीक है। उसके पैरेलल में बैच साइज करके पैरामीटर, जहां पे आप डेटा सिंगल सिंगल रो पास करने से अच्छा है कि किस पे पास करो आपका डेटा इन अ बैच। अगर तुम बैच साइज नहीं प्रोवाइड करते तो बाय डिफॉल्ट बैच साइज कितनी होती है आपकी, 32.
32 आपकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बैच साइज होती है। यहाँ पे हमने वही चीज किया था कि इपॉक्स में डेटा पास किया था, मॉडल को ट्रेन एंड टेस्ट सारा का सारा चीज पास किया था, एंड उस हिसाब से क्या हो रहा था आपको ये सारी की सारी चीज देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो एक बार हमने इपॉक पास किया, उसके बाद हमने चेक किया था कि जो पैरामीटर्स हमने मॉडल के ऊपर डाले, मतलब हमने जो अभी मॉडल यहाँ पे बनाया था उसमें कितने इनपुट लेयर थे, उसमें सिर्फ हमने क्या किया था, एक ही इनपुट लेयर है तुम्हारा, उसके बाद एक ही हिडन लेयर है जहां पे 3 क्या है तुम्हारे न्यूरॉन्स है, एंड आउटपुट लेयर में तुम्हारा एक ही न्यूरॉन था। यही हमने यहाँ पे क्या किया था, प्लॉट करके देखा था ये वाला, एंड सेम चीज नहीं यहाँ पे नहीं, कहाँ पे किया था, नहीं किया था क्या, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यही चीज हमने सिर्फ कैलकुलेट करके निकाला था कि टोटल 42 इसमें पहले इसमें रहेंगे और सेकंड इसमें मेरे क्या रहेंगे आपके 4 रहेंगे। तो यहाँ से हमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी पता चल गए, उसके बाद हमने सिर्फ इसको इंपोर्ट किया था, एंड यहाँ से हमें पता चला कि टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं, एंड डिंग 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 डिंग, हाँ उसके बाद हमने चेक किया था कि वो पैरामीटर्स का काउंट भी तुम कर सकते हो कि फर्स्ट लेयर में कितने हैं, लेयर्स डॉट जीरो मतलब फर्स्ट लेयर में कितने, जीरो मतलब फर्स्ट इंडेक्स उठाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स में क्या होता है तुम्हारा लेयर 1 होता है, ठीक है। लेयर 1 जब करोगे, दिस इज द इंडेक्स, इट इज नॉट द लेयर नंबर गाइस, ठीक है, यहाँ पे क्या है इंडेक्स है। तो अगर तुम 1 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, लेयर 2 में कितने हैं तुम्हारे, सिर्फ 3 ही वेट थे और एक ही क्या था तुम्हारा बायस था, यहाँ पे हमें मिला था। और उसके बाद हमने सिर्फ क्या प्लॉट किया था, सिंपली तरीके से हमने इसकी एक्यूरेसी हमने क्या की थी, प्लॉट की थी कि किस तरीके से इसकी एक्यूरेसी तुमको देखने को मिलेगी। नाउ अब अगर हम 1 मिनट अब अगर हम इसको, एक और चीज है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे अगर जाओगे जहां पे हमने बैच साइज दिया था, यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग वन मोर थिंग, जहां पे तुम क्या कर सकते हो, यू कैन पास वर्बोस करके पैरामीटर होता है, वर्बोस करके, जहां पे ईच एंड एवरी लेयर में क्या हो रहा है ये हमें पता चलता है। तुमको सिर्फ वर्बोस इज इक्वल टू क्या करना है, 1 करना है, यू विल बी सीइंग डिटेल्स। ये सेम चीज तुमको आई थिंक रैंडम फॉरेस्ट में भी जाओगे ना, तो उसके हाइपर पैरामीटर में वर्बोस तुमको देखने को मिलेगा, जस्ट गो एंड ट्राई। ये तुमको क्या करेगा, पूरा एग्जैक्टली बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस चालू हो रही है, सारी की सारी चीजें तुमको वर्बोस 1 करने से पता चलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कोई भी डीप लर्निंग एनएलपी या आगे चल के भी जेनेटिक का मॉडल को रन करने का ट्राई करोगे, वी नीड टू नो कि एग्जैक्टली मॉडल किस तरीके से थिंक कर रहा है, तब ये पैरामीटर आपको यूज हो सकता है, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज वैलिडेशन स्प्लिट एज वेल। वैलिडेशन स्प्लिट मतलब क्या होता है, ये जो डेटा होता है स्पेसिफिकली इसी को हम क्या करते हैं, वैलिडेशन स्प्लिट, ठीक है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 0.2 मेरा वैलिडेशन स्प्लिट है, और इसको मैं अगेन रन कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या कर रहा है अभी अब देखो पहले कितने इपॉक आ रहे थे तुम्हारे, 8, अब 7 क्यों आ रहे होंगे, कोई बता सकता है क्या, एनी गेसेस? ध्यान से सुनो, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मॉक ग्रुप के अंदर। हमारा ओरिजिनल डेटा कितना है ट्रेनिंग का, 242 है, ठीक है। 242 के अंदर जब हमने वैलिडेशन स्प्लिट नहीं दिया था, तब क्या हो रहा था तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे कितने बन रहे थे, 8, हाँ 8 बन रहे थे, ठीक है। अब मैंने वैलिडेशन स्प्लिट दिया है 0.2, मतलब इसमें से 20% डेटा कहाँ पे जाएगा मेरा, वैलिडेशन के लिए। वैलिडेशन के लिए जाएगा। मतलब इसी ट्रेनिंग के अंदर भी तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम्हारी उस वैलिडेशन की एक्यूरेसी कितनी है, वैलिडेशन का तुम्हारा लॉस भी कितना है, तुमको यहाँ पे पता चले। 2 लॉस दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे एक लॉस दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा तुम्हारा किसका लॉस दिख रहा है, वैलिडेशन का। मतलब एक ट्रेनिंग का और दूसरा ट्रेनिंग के अंदर के ही टेस्टिंग का तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब स्पेसिफिक तरीके से इसको तुम यू कैन अगेन प्लॉट इट, दोनों के दोनों एक्यूरेसी भी हम प्लॉट कर सकते हैं, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग की, इसी के अंदर यू कैन जस्ट प्लॉट इट, plt डॉट प्लॉट हिस्ट्री एक्यूरेसी, इसको तो करना है तो कलर देना पड़ेगा, कलर इक्वल टू इसको हम यहाँ लिख देते हैं,
इक्वल टू एक्यूरेसी, ठीक है। सेम अगर मुझे प्लॉट करना है, कौन सी प्लॉट करनी है मुझे प्लॉट करनी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी ग्रीन, इसको वैलिडेशन एक्यूरेसी ठीक है। देखो अब ये क्या मिल रहा है मुझे, दिस इज माय ग्राफ ऑफ, दिस इज फॉर माय ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड ये मेरा ग्रीन कलर का वैलिडेशन। ऑलमोस्ट दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब इसको तुमको अगर ओवरकम करना है कि सर ये नहीं, ये तो अच्छी नहीं आ रही एक्यूरेसी, तुम क्या कर सकते हो फिर, यू कैन ऐड वन मोर, क्या ऐड कर सकते हो, न्यूरा, हाँ एक हिडन लेयर ऐड कर सकते हो, पूरा का पूरा हिडन लेयर ऐड कर सकते हो। लेट सपोज तुमने क्या किया, कितने हिडन लेयर ऐड किए इसके अंदर अभी, 4, मतलब पहले 3 इनपुट के तुम्हारे कितने वेरिएबल है हमारे, 13 वेरिएबल, उसके बाद कितने न्यूरॉन, 3 न्यूरॉन, उस 3 न्यूरॉन, पहले हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन, सेकंड हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन, और उसके बाद तुम्हारा ये। अब बताओ मुझे कितना आएगा इसका टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने आने चाहिए, हम्म, कितने, इसके अंदर चेंज क्या होगा, 63 ये तो तुम्हारे टोटल, ये तो सेम रहेंगे ना, 13 इंटू 3, सही है ना, नियर अबाउट 63 आएंगे। नियर अबाउट। इसके बाद सिर्फ क्या होंगे तुम्हारे, 4 न्यूरॉन उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सेकंड टू थर्ड जब जाएगा तो कितना आएगा मेरा, 3 इंटू 12 वेट्स एंड 4 बाइस 4 बाइस, ठीक है। तो कितने बोला आपने, नियर अबाउट 63 63 तुम्हारे कितने आ गए, 63 ट्रेनेबल पैरामीटर्स तुमको मिलेंगे। उसके बाद यू कैन अगेन जस्ट रन दिस, विल टेक टाइम, तो है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करके चेक करते हैं। देखो अब थोड़ा क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे भी तुम्हारा गैप था, अब गैप तुम्हारा कम हो रहा है। मतलब ट्रेनिंग एंड तुम्हारे टेस्टिंग वैलिडेशन की एक्यूरेसी भी क्या आ रही है, नियर अबाउट तुमको सेम दिख रही है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर हमें ज्यादा वैसे काम नहीं करना, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन की इस तरीके से तुम चीज कर सकते हो। नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, इवैल्यूएशन करना है। ये तो हमने सिर्फ प्लॉट किया था, अब क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएशन की इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन के लिए क्या है तुम्हारा, y रेड। अभी यहाँ पे डायरेक्टली कैटेगराइजेशन मिलता है कि हमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया हमने एंड में, कौन सा किया है, बीच वाले लेयर में भी सिग्मोइड किया है एंड आउटपुट लेयर में भी हमने सिग्मोइड ही किया है। तो सिग्मोइड का आउटपुट हमेशा क्या होता है तुम्हारा, इट इज 0 to 1 0 to 1, मतलब प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ध्यान से समझो। क्या देता है वो तुम्हारा, प्रोबेबिलिटी देता है। तो हमें वो डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आउटपुट क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो वाई प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज मिलेंगे हमें, मतलब हमने ट्रेनिंग के प्रोबेबिलिटीज है, हम किसके मिलेंगे अभी हमें, प्रेडिक्शन के प्रोबेबिलिटीज मिलेंगे। क्या करना पड़ेगा, सेम चीज रहेगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, किसको प्रेडिक्ट करना है मुझे,
एक्स ट्रेन को अगर मैं लेता हूँ यहाँ एंड मुझे वाई परेड निकालना है, तो वाई परेड के लिए क्या करना पड़ेगा? एज यूजुअल हमें पता है अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास सारे सारे वाई प्रिडिक्शन की यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज है गाइस, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज आ गए, लेकिन आई डोंट वांट प्रोबेबिलिटीज। मुझे प्रोबेबिलिटीज चाहिए क्या? नहीं, मुझे प्रोबेबिलिटीज नहीं चाहिए। देखो सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज है, लेकिन मुझे कैटेगराइजेशन चाहिए कि क्लास 1 में जाएगा या क्लास 0 में जाएगा। वो कैसे करना पड़ेगा मुझे? उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू यूज द सिंपल np डॉट वेयर। क्या करो भाई, इसको चाहिए मुझे वाई परेड, प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे। अगर ये प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.05 है तो क्या करो, क्लास 1 में, एल्स 0 एल्स 0 में डाल दो। ये मैं स्टोर करता हूँ मेरे वाई प्रेडिक्शन के अंदर, ठीक है। अब जब अगर तुम चेक करोगे वाई प्रेडिक्शन तो तुमको आउटपुट में क्या मिलेगा? एरर। क्यों मिला एरर? सर कॉमा दिया है। कॉमा दिया। देखो यहाँ पे तुमको क्या मिले, सारे के सारे प्रोबेबिलिटी। और इसमें भी प्रोबेबिलिटी मतलब भाई ये क्या मिल रहा है? अरे मिल रहा है। इसमें से मुझे देखो ये भी अरे कैसा है तुम्हारा, 2 डायमेंशनल अरे। मुझे एग्जैक्टली ये नंबर्स अगर चाहिए होंगे तो आई कैन जस्ट यूज स्लाइस कोलन, सारे के सारे करो इसको, ठीक है। ठीक है, तो क्या मिल गया मुझे? सारे के सारे आउटपुट मुझे यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब इसके बेसिस के हिसाब से आई विल जस्ट प्लॉटिंग द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करूंगा? बाकी तो सब सेम रहेगा। मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, उसमें क्या पास करेंगे हम? y print comma y print, y actual and y predict इसमें पास करेंगे। जस्ट प्रिंट कंफ्यूजन मैट्रिक्स इक्वल टू सी है मैट्रिक्स वो आगे मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ठीक है, इसको करो स्लैश। ये क्या आ गया तुम्हारा? कंफ्यूजन मैट्रिक्स। व्हाट डज दिस मीन? 82 मींस क्या है 82? ट्रू नेगेटिव, True positive. सर True negative. Don't forget that this is the we have imported confusion matrix from sklearn। तो ये तुम्हारे क्या है? ट्रू नेगेटिव, ये तुम्हारे ट्रू पॉजिटिव, एंड ये दोनों तो तुम्हारे सेम ही रहते, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। एंड अगर तुमको एक्यूरेसी भी चाहिए तो एक्यूरेसी भी चाहिए, एक्यूरेसी स्कोर क्या रहेगा? एक्यूरेसी स्कोर तुम्हारा ट्रेन कॉमा कितनी एक्यूरेसी तुम्हारी? 81% तुम्हारे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी। सेम किसकी निकालोगे? टेस्टिंग की भी तुम निकाल सकते हो। टेस्टिंग इसको लेते हैं। y predicted pro मॉडल ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या पास करते हैं? सिर्फ x टेस्ट पास करते हैं। y predicted np डॉट पे y predicted pro, ये सेम रखते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? y test actual values and y upgrade as it is रखते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स y predict pro model predict x test y predict input outlier y predict pro 0.5001 confusion matrix y test y pred ठीक है। क्या है तुम्हारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स? ये किसका है तुम्हारा? टेस्टिंग का। एंड एक्यूरेसी में क्या चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे? Y plus टेस्ट y, ठीक है।
तो तुम्हारी कितनी है टेस्टिंग की भी 80%, मतलब ट्रेनिंग की, मतलब देखो फर्स्ट सिंपल इटरेशन में ही तुमको इतनी अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। वी आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग लाइक दिस इन इनसाइड द कंपनी, बट एटलीस्ट एक बेसिक कट तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या होता है, एक एमएलपी बिल्ड होता है, ठीक है। बेसिक आपने खुद से क्या बनाया है, एक न्यूरल नेटवर्क बनाया है, तो जितना कॉम्प्लिकेटेड आप न्यूरल नेटवर्क बनाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। क्लियर है चीज? Yes. Yes, sir. ठीक है। नाउ तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली हमने देखा था कि इपॉक, इपॉक मतलब वन फुल पास हो गया हमारा। उसके बाद पैरामीटर आपका बैच, बैच क्या बताएगा आपका, बैच मतलब सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा कितना रहेगा। उसके बाद बैच साइज होता है, बैच साइज मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स पर बैच, एक बैच में मैं कितने सैंपल्स तुमको पास पास करूंगा स्पेसिफिकली। एंड लास्ट में होता है कि आप थोड़ा देर बाद देखेंगे लर्निंग रेट, ठीक है। ये हमने देखा है सेम तरीके से ही काम करेगा लर्निंग रेट आपका, जैसे हमने इसके पहले देखा था, ठीक है। एंड these things are related to loss, मतलब जब हम बैक प्रोपोगेशन स्पेसिफिकली देखेंगे, ठीक है। टर्म लिख देता हूँ सिर्फ मैं, बैक प्रोपोगेशन। तो बैक प्रोपोगेशन स्पेसिफिकली हम क्या करते हैं, विल बी कैलकुलेटिंग द weights and biases through फॉरवर्ड, मतलब जो तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क रहेगा उससे, यानी मतलब जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बोला जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एंड में जो तुम्हारा लॉस फंक्शन रहेगा स्पेसिफिकली, वो लॉस कैलकुलेट करेगा। उस लॉस के हिसाब से हमें जितने भी वेट्स हमने प्रीवियसली डिफाइन किए उनको क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक आई विल बी शोइंग यू एक सिंपल कैलकुलेशन भी मैं तुमको करके दिखाऊंगा, छोटा न्यूरल नेटवर्क करके, कि बैक प्रोपोगेशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। किसी भी एक चीज समझ लो गाइस, किसी भी बंदे को अगर तुम ये वाला प्रोसेस समझा सकते हो कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है, कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, एंड वो बैक प्रोपोगेशन में किस तरीके से काम करता है, एंड जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, यू विल बी जस्ट एबल टू टेल देम कि हाँ क्या क्या चीज होती है स्पेसिफिकली। इफ समवन आस्क यू द फॉर्मूला फॉर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी? सर तुमने तो पढ़ा ही नहीं। -1 upon n summation of log of pi into log of, ऐसा कुछ तो है। तो दैट इज फॉर्मूला फॉर योर लॉग लॉस फंक्शन। तो लॉग लॉस का किसको याद है क्या, लॉग लॉस? Probability one, yes, I probability no. नो, नहीं वही है भाई सर, -1 upon n summation -1 of upon yi into log of pi plus 1 minus yi into log of 1 minus pi. तो स्पेसिफिकली विच इज द सेम, एंड यू शुड नो, एवरीवन शुड नो दिस, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है y इनटू log ऑफ pi था, यही चीज तुमको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। उसके आगे सिर्फ क्या होता है, माइनस प्लस तुम्हारा क्या होता है, 1 माइनस yi इनटू log ऑफ 1 माइनस pi था, ठीक है। डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से यू विल बी जस्ट यू शुड बी नोइंग कि किस तरीके से चीजें तुम्हारी वर्कआउट होती है, ठीक है। तो अब तक जो हमने देखा है उसमें होल क्रंच तुम्हारा ये है स्पेसिफिकली कि आपने एक सिंगल परसेप्ट्रॉन देखा, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन देखा, उसको रन करके देखा कि किस तरीके से लेयर ऐड करते हैं, उसको हमने एक्चुअल में विजुअलाइज भी करके देखा, कहाँ पे, टेंसरफ्लो
प्लेग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में हमने विजुअलाइज भी करके देखा कि किस तरीके से न्यूरॉन या फिर किस तरीके से डेटा फॉर्मेशन तुम्हारा एक्चुअल में होता है, एंड हमने एक सिंपल मॉडल एमएलपी का मॉडल बना के भी हमने चेक किया कि किस तरीके से होता है। नाउ माय नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इज द थिंग, मतलब एक एक करके एक एक टॉपिक कवर करते हैं स्पेसिफिकली विच द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है, तो मतलब इसके पहले जितने भी हमने चीजें देखी है स्पेसिफिक ऑप्टिमाइजर हमने हाई लेवल पे चेक किया, आई विल बी लुकिंग इट इनटू डिटेल एज वेल, बट यू शुड बी फैमिलियर विद दीज टर्म्स कि एक एक करके तुमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें तुम्हारी आगे काम करती है। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, जो ऑप्टिमाइजर हम देख रहे थे, ऑप्टिमाइजर कौन सा ऑप्टिमाइजर बोल रहे हैं हम, बेसिक कौन सा है आपका, ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर फॉर्मूला क्या था तुम्हारे वेट अपडेट करने का, वो डेल्टा से सर, लर्निंग रेट डेल्टा, एम Initially वो जरूरी है। न्यू एम इज इक्वल टू एम M old minus alpha. आप कैसे ट्यूब पेंट की झटक से एम ओल्ड माइनस करली एम डेल्टा एम अल्फा अल्फा Alpha d by dm. अल्फा इनटू लर्निंग रेट इनटू करली Del m. तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा तुम्हारा, पहला जो वेट था न्यू वेट इज इक्वल टू तुम्हारा ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू इधर का कॉस्ट फंक्शन, एल क्यू लिखा है मैंने, लॉग लॉस के लिए लिखा है, डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा ग्रेडियंट, ये तुम्हारा लर्निंग रेट, और ये तुम्हारा ओल्ड एम। इसी तरीके से हुआ, सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, वी विल बी यूजिंग स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जहाँ पे ईच तुम्हारे जो ईच ट्रेनिंग एग्जांपल के ऊपर देखेंगे बाद में कैसे होते हैं, बट स्टिल इट इज लिटिल बिट फास्टर है तुम्हारा। ठीक है, एंड तुम्हारा जो लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा याद है? Yes, सर। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो तुम्हारे लोकल मिनिमास होते हैं उस हमने इसके अंदर देखा था, अगर तुम ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हो स्पेसिफिकली तो समटाइम इट विल मे स्टक एट कहां पे, लोकल मिनिमा में ये स्टक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हो तो ये हमें मदद करेगा एस्केप करने के लिए, क्या तुम्हारा लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड थर्ड भी एक होता है मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट होता है, तो मिनी बैच में मतलब नाम ही है मिनी बैच, मतलब छोटे छोटे बैच सैंपल साइज होते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जनरली यूज किया जाता है, बट अगर तुम देखोगे स्पीड एंड स्टेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन अगर अच्छा रहेगा तो दैट इज योर मिनी बैच ग्रेडियंट। दिस इज अगेन द हाइपर पैरामीटर, विल बी लुकिंग इट लिटिल बिट लेटर। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइजर की अगर बात करेंगे तो विल बी हैव अ सेपरेट सेशन, लेकिन हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट देखा, उसके बाद हमने एडम भी देखा था। एडम मतलब इट इज द एक शॉर्ट फॉर्म है वो, स्पेसिफिकली जैसे हम एडीएएम लिखते हैं, व्हिच इज योर एडाप्टिव मूवमेंट एस्टिमेशन कहते हैं उसको। आई विल प्रोवाइड इन राइटिंग एज वेल, ये होता क्या है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट जनरली तुम्हारा ये चीज हो गया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे तुम्हारा लिस्ट आउट किया है, मैंने जस्ट क्विकली रिवाइज कि कॉस्ट फंक्शन जो है, स्पेसिफिकली कॉस्ट फंक्शन क्या करता है, इसका पर्पस क्या होता है, इट मेजर्स हाउ फार द मॉडल प्रेडिक्शन आर फ्रॉम योर एक्चुअल आउटपुट, मतलब y एक्चुअल माइनस y प्रेडिक्टेड के हिसाब से पकड़ के चल सकते हो कि कितना एरर है तुम्हारा। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन अगर लोअर है तो अच्छा है या बुरा है? अच्छा अच्छा है सर, लो ही है। यस, क्योंकि एमएससी हमारा कॉस्ट फंक्शन था, एमएससी मतलब एरर था, एरर जितना कम उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, सेकंड चीज हमने देखा ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर मतलब क्या है, ये किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा वेट एंड बायसेस अपडेट करने के लिए होता है, लॉस को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। बैक प्रोपोगेशन क्या होता है, एक लर्निंग प्रोसेस है स्पेसिफिकली जो कंटिन्यूअसली तुम्हारे वेट्स को अपडेट करती चलेगी। ठीक है, और तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो बैकवर्ड मूव करता है टू मिनिमाइज द एरर। ठीक है, मतलब जैसे हम फॉरवर्ड प्रोपगेशन कर रहे थे कि इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर तक जाओ, आउटपुट लेयर से अगेन वेट अपडेट करते का जो जर्नी है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिकली तुम्हारा बैक प्रोपगेशन स्पेसिफिकली। एंड इसमें जो लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट का काम क्या है, अगेन सेम काम था लर्निंग रेट का भी, क्या रहेगा लर्निंग रेट का काम, जो भी तुम्हारा एल्गोरिथम यूज करेगा तो जो स्टेप्स तुमको लेने हैं वो कितने बड़े होने चाहिए या फिर कितने छोटे होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, तुम्हारा
लर्निंग रेट। अगर बहुत ज्यादा लर्निंग रेट रखोगे तो मॉडल अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत कम रखोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम टू कन्वर्ज। जो तुम्हारा ग्लोबल मिनिमा है उसमें आने तक ये बहुत ही ज्यादा क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारी विच इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है हम जो अभी यूज कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज योर सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो मैंने आपको बोला है कि एक्टिवेशन फंक्शन एक वो चीज है जो डिसाइड करेगी तुम्हारी, क्या डिसाइड करेगी कि वेदर यूर न्यूरॉन विल एक्टिवेट और फायर और नॉट, ये तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इसका यूज क्या है, यूज क्या बोला मैंने आपको इसका, कि जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क रहेगा उतना अच्छे तरीके से क्या करेगा ये एक्टिवेशन फंक्शन हमारा, मतलब जो एक्टिवेशन फंक्शन के भी टाइम है। लास्ट टाइम आई थिंक किसी ने, दीपा ने, किसी ने पूछा था कि सर यहाँ पे सिर्फ हम सिग्मॉइड ही यूज कर सकते हैं क्या? कहाँ पे? हर एक इसमें क्या रहेगा, एक एक्टिवेशन फंक्शन रहेगा। जनरली सिग्मॉइड विल नेवर यूज इन द, कहाँ पे? तुम्हारे हिडन लेयर के अंदर हम यूज नहीं करते सिग्मॉइड को। कहाँ पे यूज करते हैं हम? आपके आउटपुट में यूज करते हैं। हिडन में कौन से बाकी जो बचे वाले हैं, रेलू, लिखी रेलू या फिर ये, हाँ लास्ट में तुम्हारा आइदर यू कैन यूज सिग्मॉइड या फिर सॉफ्ट मैक्स यूज होता है। तो सॉफ्ट मैक्स कब यूज होता है तुम्हारा? टारगेट, यहाँ पे टारगेट में क्या बोलेंगे इसको हम, आउटपुट में। अगर मल्टीपल है, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड के लिए जाएंगे। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड के लिए जाएंगे। अगर तुम्हारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, क्या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तब हम किसके लिए जाएंगे? सॉफ्टमैक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्टिवेशन फंक्शन एट आउटपुट लेयर में हम उसकी स्पेसिफिकली आपकी बात कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि दो तरीके के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, एक होता है तुम्हारा लीनियर, दूसरा होता है तुम्हारा नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। तो लीनियर हमने देखा कि जनरली इट विल बी नॉट यूज्ड इन द डीप लर्निंग, क्योंकि सिर्फ डेटा अगर लीनियरली सेपरेबल है तभी ये यूज होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट यूजिंग। एंड डीप लर्निंग के अंदर रियल वर्ल्ड कोई भी सिनेरियो ले लो, तुमको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, लीनियरली सेपरेबल डेटा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। देन will be shifted towards the sigmoid function। तो sigmoid function जो है स्पेसिफिकली उसका हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या है sigmoid function का आपका? ये वाला, which is your 1 divided by 1 plus e to the power minus z। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी इनपुट को स्मूथली कन्वर्ट करता है 0 to 1 के बीच में। मतलब तुमको यहाँ पे you will be getting probabilities। ठीक है, इसकी अगर तुम प्रोज देखोगे स्पेसिफिकली किस तरीके से ये कब यूज होगा, जल्दी से ज्यादा इंटरप्रेट दे देता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। एंड सिर्फ कहाँ पे यूज होगा, क्या बोला हमने? बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा स्पेसिफिकली ये आपका यूज होगा। ठीक है, अब इसके कॉन्स भी है कुछ, ड्रॉबैक्स बोल सकते हो। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है जिसका नाम है वैनिशिंग ग्रेडियंट। ठीक है, क्या है देखते हैं। ठीक है, वैनिशिंग ग्रेडियंट फॉर यू कैन कॉल इट एज फॉर लार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब ये हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज होता, इसका रीजन यहाँ पे आई एम जस्ट कोटिंग, क्योंकि समवन आस्क्ड क्योंकि भाई तू सिग्मॉइड फंक्शन हिडन लेयर में क्यों नहीं यूज करते, तो सबसे पहला रीजन है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है। सेकंड है इसका ट्रेनिंग रेट क्या होता है, स्लो ट्रेनिंग फॉर डीप नेटवर्क्स। ठीक है, एंड थर्ड कह सकते हो आउटपुट आर नॉट जीरो सेंटर्ड। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट जस्ट दीज आर दी फ्यू थिंग्स जहां पे ये चीज तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए आई विल स्टॉप हियर। ठीक है, कल के लेक्चर में आई वांट टू कवर सारे के सारे तुम्हारे क्या एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन। एक चीज समझ लो, जैसे मशीन तुमको कोई कोड करके दिखाने के लिए नहीं बोलेगा।
ठीक है, डीप लर्निंग का, चल मुझे कोड करके दिखा दे या मुझे एमएलपी बिल्ड करके दिखा दे, नो वन विल आस्क यू। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू जस्ट शार्पन द थ्योरेटिकल पॉइंट्स कि एग्जैक्टली क्या क्या टर्म्स है, इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रॉबैक क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे यूज नहीं होते हैं, अगर यूज नहीं हो रहे तो उसके पीछे क्या उसका रीजन है, दैट इज ओनली द थिंग। एंड दीज आर दी वेरी प्रीटी मच कॉमन क्वेश्चन कि भाई वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कौन से टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस है, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, हर एक एक्टिवेशन फंक्शन की रेंज क्या है। रेंज मतलब जैसे तुम्हारे सिग्मॉइड की रेंज क्या है, 0 to 1. 0 to 1. ठीक है, वैसे रेलू की क्या है, लिकी रेलू की क्या है, टाइनेज की क्या है, पैरामेट्रिक रेलू की क्या है, हर एक की उसकी रेंज है और उसके फॉर्मूले भी हैं, लेकिन हर एक के फॉर्मूले ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। आई जस्ट विल स्टिल कोट सम फॉर्मूले सो यू कैन जस्ट सिंपली डू दिस पर्टिकुलर थिंग इनसाइड एवरीथिंग, ठीक है। तो आई जस्ट ऐड सम सॉर्ट ऑफ थ्योरी कि एग्जैक्टली क्या होता है। आई जस्ट ऐड द gradient जो है स्पेसिफिकली कि vanishing gradient भी है, you can also just search it, but I'll add some sort of theory as well and tomorrow lecture we'll just discussing कि क्या प्रॉब्लम होता है 0 to 1 के बीच में आता है वैल्यूज जब तुम सिग्मॉइड यूज करते हो, रेलू यूज करते हो, तो रेलू का है तुम्हारा 0 to max है, तो उसका क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल इंटरप्रिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज समझ लो गाइस, जब मैं वर्ड यूज करता हूँ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग ये होता है कि इफ समथिंग केम, कुछ नंबर आता है, जैसे मैंने तुमको बोला था कि आरएमएसए की वैल्यू 5 है, व्हाट डज इट मीन, तो उसका मतलब होता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस तुमको पता है, ठीक है। कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना तो कोई भी कर सकता है, बट यू शुड नो द इंपॉर्टेंस कि ये आने के बाद क्या चीज हो सकती है। सो एज ऑफ नाउ you are able to build a multi-layer perceptron with, ट्राई करो कोई भी एक डेटा सेट उठा लो जो आपके पास अवेलेबल है, कैटेगराइज इसका किसका क्लासिफिकेशन का, एंड जस्ट ट्राई टू बिल्ड दिस एमएलपी, एक छोटा सा एमएलपी का नेटवर्क बिल्ड, या फिर इसी को साथ तुम प्ले कर सकते हो, कम करो यहाँ पे, कुछ कम करो यहाँ पे, बढ़ाओ एक्टिवेशन फंक्शन यू कैन जस्ट चेंज। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है एक्यूरेसी हमें 84 या कुछ तो था ना, 81 एंड 80, यहाँ पे जाके चेक करके देखो सिर्फ सिग्मॉइड जो इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पे रेलू डाल के देखो या लीकी रेलू डाल के देखो या फिर कुछ और दूसरा जो हमने कोड किया वो डाल के देखो, एंड जस्ट चेक कि किस तरीके से तुम्हारा रिजल्ट्स भी तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बाय दैट वे यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड प्ले विथ इट। जस्ट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ चीजें जो चल रही है वो समझ में आ रही है। At any point of time you will be feeling it is becoming heavy for you, just let me know, क्योंकि I should know कि तुमको कहाँ तक आ रहा है। I'll be trying my level best कि जितना हो सके मैं स्लो एंड स्टेडी जा रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से चीजें तुम्हारी समझ में आ जाए, ठीक है। वंस यू अंडरस्टूड इट विल बी गोइंग सम सॉर्ट ऑफ, देखो क्योंकि अभी एएनएन, मतलब मैंने तुमको बोला था कि तुमको 3 चीजें डीप लर्निंग के अंदर पढ़नी, कौन सी थी, एएनएन, सीएनएन, आरएनएन। एमएलपी तो मैंने बोला ही नहीं था, लेकिन एमएलपी एंड एएनएन आर मोस्ट रिजेंबल, सेम ही है, जो तुम्हारे कहाँ पे यूज होते हैं, मशीन लर्निंग के सारे प्रॉब्लम को यूज होते हैं। तो हम एक मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम करके देखेंगे, उसके बाद आई विल बी डीपिंग डाइव इनटू द सीएनएन। तो सीएनएन के टाइम पे भी जो इमेज डेटा के रिलेटेड होगा विल बी जस्ट डूइंग सम सॉर्ट ऑफ कैटेगराइजेशन, कि आप इमेज पास करोगे और इमेज से आपका मॉडल कैटेगराइज करेगा कि लेट्स सपोज कैट है या डॉग है स्पेसिफिकली, एंड आई विल बी टेलिंग यू, प्रोजेक्ट तो करके नहीं दिखाना किसी को, will be just try and let explore ki immediately with the help of some sort of AI tool can we generate some sort of a good project। कोड भी हम जनरेट कर सकते हैं क्या, वो भी हम सिंपली चैट जीपीटी या किसी और एआई टूल से चेक करके देखेंगे कि किस तरीके से यू कैन हैव द प्रोजेक्ट रेडी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज द आरएनएन, एंड आरएनएन जो रहेगा, जो टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम करते हैं, वहां पे भी हमें एक मशीन लर्निंग का जो आपका एक एल्गोरिथम है विच इज कॉल्ड एज नेवी बेस्ड एल्गोरिथम, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बेसिस के हिसाब से एनएलपी, मतलब आरएनएन स्टार्ट हुआ मतलब आपका हम एनएलपी के अंदर ही एंटर कर गए, ऐसे बाय डिफॉल्ट जनरल प्रेडिक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि एनएलपी इज नथिंग बट पूरा का पूरा टेक्सचुअल डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर योरसेल्फ इन ऑल द एस्पेक्ट। प्रिपेयर का मतलब अब एक चीज समझ लो, लेट्स सपोज अभी तुमको किसी ने परसेप्ट्रॉन के बारे में पूछा, तो तुम क्या बता सकते हो, इसकी स्क्रिप्ट तुम्हारे पास रेडी होनी चाहिए। दिस इज द वे दैट यू शुड स्टार्ट अभी इमीडिएटली, क्योंकि अभी टाइम है,
एकदम भटाक से बहुत बड़ा नहीं कवर कर रहा हूं मैं, तो यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ टाइम। जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, व्हाट कैन आई टेल टू एनीवन, या फिर इंटरव्यू को मैं इसके बारे में अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं इसको क्या बता सकता हूँ। तो ये चीज दिमाग में रख के इन आपकी जो मॉक ग्रुप्स हैं उसके अंदर क्या करो, प्रिपरेशन करो। एंड नेक्स्ट वीक नहीं, आज कौन सा वार है, मंडे है ना, ये फ्राइडे को आपका डीप लर्निंग के ऊपर क्या होने वाला है, Interview. मॉक होने वाले हैं, ठीक है। तो सारा का सारा डीप लर्निंग उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीज अभी से प्रिपेयर करके रखो। दीज आर दी फ्यू कॉमन एंड सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। परसेप्ट्रॉन क्या है, एमएलपी क्या है, सीएनएन क्या है, आरएनएन क्या है। उसके बाद मतलब जितना वहां तक, जितना तुम्हारा फ्राइडे तक होगा, ये चीज समझ लो, जितना तुम्हारा फ्राइडे तक होगा वो सारा पोर्शन तुमको सैटरडे संडे के इसमें रहेगा। क्लियर? यस, ठीक है। ओके भाई, चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड नाइट।